एपिसोड के शुरुआत में हम डेरी टाउन में देखते हैं कि एक अजीब सा स्मोक पूरे टाउन में फैलने लगा है। मालूम नहीं किसने किया होगा। अबे चुप! पेनीवाइज स्कूल में जाकर एक अनाउंसमेंट करता है, वो भी प्रिंसिपल की आवाज में। वो सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाता है तो सारे बच्चे वहाँ आ जाते हैं। वहाँ प्रिंसिपल बड़े अजीब तरह से आता है और कहता है कि आज सारे बच्चों के लिए एक खास शो रखा गया है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। तो यह रहा। पेनीवाइज प्रिंसिपल को खिलौने की तरह उठा रहा था जो पहले से मर चुका था, और फिर उसकी मुंडी भी उड़ा देता है। वो प्रिंसिपल की बॉडी को बच्चों के दरमियान ही फेंक देता है और उसके सर को शूट करके बाहर फेंक देता है, जिसे देखकर आधे बच्चे तो दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन दरवाजा बंद था। मुझे अपने घर जाना है। फिर पेनीवाइज उनके सामने अपना आइकॉनिक डांस करके गाना गाने लगता है। फिर वो अपना वही बड़ा मुंह दिखाकर उन सारे बच्चों को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। दूसरी तरफ लिली, रोनी और मार्ज अपने अड्डे पर थे। वो भी स्मोक को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं कि दीवार पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे जो इन्हीं के स्कूल के थे। तो ये बात कंफर्म करने के लिए ये तीनों स्कूल जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पेनीवाइज उन सारे बच्चों को हवा में ही उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहा था और वो खुद एक बैलगाड़ी में बैठा था जिस पर इसका नाम भी लिखा था। इसने बैलगाड़ी कब खरीदी मुझे क्या पता। उधर वो तीनों स्कूल पहुंच जाते हैं जहां बाहर ही प्रिंसिपल की मुंडी पड़ी हुई थी और अंदर उनकी बॉडी। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। बाहर उन पोस्टर्स में उन्हें विल का पोस्टर भी मिलता है। इसका मतलब विल भी पेनीवाइज के कब्जे में है। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? वहाँ खून के निशान भी थे जो कहीं जा रहे थे और वो निशान पेनीवाइज नहीं छोड़ा था। लेकिन कैसे? प्रिंसिपल की बॉडी तो यहीं पर है और वो बच्चे सारे जिंदा है लेकिन बेहोश। तो ये खून किसके है? जा पूछ के। खैर ये तीनों चल देते हैं अपने साइकिल में ही, वो भी ट्रिपल सवारी लेकर। लेकिन इस तरह तो ये पेनीवाइज तक पहुंचेंगे, लेकिन अगले साल तो इन्हें कोई और सवारी का इंतजाम करना होगा। तब ये देखते हैं कि दूध वाला भी मारा गया है और उसकी गाड़ी वहीं पर थी। तो चलो गाड़ी में। चल 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 चल। गाड़ी को मार चलाने लगती है जिसने आज तक साइकिल भी नहीं चलाई। तू तो गया बेटे। दूसरी तरफ पेनीवाइज लीरॉय को फोन करके कहता है कि उसने ही वीलू को उठाया है क्योंकि उसे ब्लैक लोगों का खून बहुत पसंद है। दूध पिएगा मेरा? वहाँ हेलोरन उन सारे बुतों से तंग आ चुका था क्योंकि वो सब उसे हर जगह दिखाई दे रहे थे। तो हेलोरन खुद को ही उड़ाने वाला था। तभी लीरॉय आकर उसे रोकता है कि पेनीवाइज ने इसके बच्चे को उठा लिया है और हेलोरन ही उसे ढूंढ सकता है। इस काम के लिए वो हेलोरन को $69 भी देगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। लीरॉय हेलोरन को लेकर रोज के पास जाता है जहाँ इसकी बीवी पहले से थी। वो विल के गायब होने पर बहुत दुखी होती है और लीरॉय को 3-4 झापड़ मारती है। बहुत मारा, मतलब मार कि उसने तो कहा था कि पेनीवाइज सोने चला गया है, तो वो वापस कैसे आया? मुझे क्या पता। रोज कहती है कि अगर हेलोरन पेनीवाइज को ढूंढ भी ले तो भी ये सब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर वो चाकू मिल जाए जो भी डेनियल के हाथ से गिरा था तो ये उसकी मदद से पेनीवाइज को रोक सकते हैं। टाउन के आखिर में नदी के पास एक पेड़ है जिसके अंदर इन्हें उस चाकू को दफन करना होगा, लेकिन यह काम इन्हें जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि अगर पेनीवाइज ने नदी को पार कर लिया तो वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। हेलोरन उस हालत में नहीं था कि फोकस करके उस चाकू को ढूंढ सके क्योंकि इसे चारों तरफ भूत दिखाई दे रहे थे। तो रोज उसकी मदद करती है और इसे एक जड़ी बूटी खिलाती है जिससे हेलोरन का फोकस बढ़ जाता है और ये चाकू की लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। क्या गांडू है? और उसे वो तीनों दिखाई देते हैं जिनके पास वो चाकू थे। दूसरी तरफ जनरल को ये मालूम हो जाता है कि लीरॉय हेलोरन को लेकर बेस से बाहर गया है। इसे लीरॉय की फिक्र नहीं थी लेकिन हेलोरन से चाहिए था, तो ये भी निकल जाता है। तेरी बहन का हेल मारूं। दूसरी तरफ वो तीनों गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे। रूनी बार बार कह रही थी कि और तेज चलाओ, जिसके चक्कर में गाड़ी एक पेड़ से बिट जाती है और ये लोग पैदल रह जाते हैं। उधर हेलोरन ने उस चाकू की लोकेशन को ट्रैक कर लिया था तो वो सब भी चल देते हैं। रास्ते में रोज बताती है वो चाकू एक जादुई चाकू है, वो जिसके भी पास होगा या जिसके हाथ में होगा तो वो चाकू उस इंसान के जहन में असर करता है जिससे वो इंसान थोड़ा बहुत एडा हो जाता है। उधर चलते हुए रोनी और मार्ज ये देखते हैं कि लिली उस चाकू को पकड़े हुई थी और वो किसी को भी उसे हाथ लगाने नहीं दे रही थी और उस चाकू के लिए उनसे लड़ने पर भी तैयार थी। अच्छा बात नहीं। तो वो दोनों लिली से वो चाकू मांगते हैं तो लिली सीधे ही उन दोनों को माँ बहन की गाली देने लगती है और भाग जाती है। वो दोनों किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं और उससे वो चाकू छीन लेते हैं जिससे लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब वो उन दोनों से माफी मांगती है। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो बारी बारी उस चाकू को पकड़ेंगे जिससे यह चाकू उनके दिमाग पर असर ना करे। ठीक है। तभी वो चाकू चमकने लगता है जिसका मतलब पेनीवाइज यहीं पर है। वो देखते हैं कि पेनीवाइज उन सारे बच्चों के साथ नदी को पार कर रहा था। वो नदी भी पेनीवाइज की वजह से पूरी तरह जम गई थी। दूसरी तरफ हेलोरन बताता है कि पेनीवाइज नदी तक पहुंच गया है और अब नदी को पार कर रहा है। तो लीरॉय कहता है कि तुम पेनीवाइज के दिमाग में घुसने की कोशिश करो और उसे रोको ताकि इन्हें और ज्यादा टाइम मिल सके। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे, मैं नहीं कर रहा है सब। उधर वो तीनों उन सारे बच्चों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें विल भी नजर आता है जो उन बच्चों के साथ बेहोशी में ही पेनीवाइज के पीछे जा रहा था। तभी पेनीवाइज अपने बैलगाड़ी से बाहर आता है लेकिन वो तीनों चाकू से पेनीवाइज को डराने लगते हैं जिससे पेनीवाइज डर कर भाग जाता है। क्या?
लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। वो आकर उल्टा इन्हीं को डराने लगता है और फिर मार्च को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। पेनीवाइज मार्च से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मार्च टॉयजर। लेकिन मार्च का पूरा नाम तो टॉयजर नहीं था। इस नाम के किसी बहन के लोड़े को मैं नहीं जानता। कौन है ये दल्ला? तो पेनीवाइज बताता है कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा सर नाम टॉयजर होगा और तुम्हारा बेटा रिची होगा, वही रिची जो 8 मूवीज में था। इसका मतलब पेनीवाइज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को पूरी तरह से देख सकता है और पेनीवाइज के लिए टाइम बिल्कुल अलग तरह से चलता है। और अगर मार्च ही जिंदा नहीं रही तो रिची भी नहीं होगा, तो इसका बेटा भी नहीं आएगा। अब वो मार्च को खाने वाला था, तभी पेनीवाइज फ्रीज हो जाता है। तो मार्च भागकर अपने दोस्तों के पास जाती है और सारे बच्चे भी होश में आ जाते हैं। क्या? कैसे? तभी वहाँ लिरोय और बाकी सब भी आ जाते हैं और उन तीनों को व्हील के साथ वैन में बेच देते हैं। अब लिरोय और डेनियल उस चाकू को पेड़ में गाड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी जनरल के पंटर उन दोनों पर फायरिंग करते हैं, जिससे एक बुलेट तो लिरोय के पैर पर लगता है, लेकिन एक बुलेट डेनियल के गर्दन पर लगती है, जिससे डेनियल बेचारा वहीं पर राम राम हो जाता है। यह सब देखकर वो चारों बच्चे वैन से भागकर लिरोय के पास आते हैं। लिरोय वो चाकू व्हील को देता है कि इसे उस पेड़ के अंदर गाड़ दो, जिससे पेनीवाइज रुक जाएगा। व्हील कहता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लिरोय की तरह बहादुर नहीं है। तो लिरोय कहता है कि तुम मेरे तरह बहादुर नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा बहादुर हो। ये सुनकर व्हील जोश में आ जाता है और उन तीनों के साथ पेड़ की तरफ भागने लगता है। आर्मी वाले आकर लिरोय को पकड़ लेते हैं। यह सीन जनरल अपने दूरबीन से पूरी तरह जूम करके HD में देख रहा था। क्या नजारा है। तब इसे दूर खड़ा पेनीवाइज दिखाई देता है जो फ्रीज हुआ था। पेनीवाइज भी अपने ख्यालों में देखता है कि वो एक मेले में पहुंच गया है और सब उसे बॉब के नाम से बुला रहे हैं। पेनीवाइज कहता है कि मैं बॉब नहीं बल्कि पेनीवाइज हूँ, बच्चों को खाने वाला। तो एक आदमी इसे एक जापड़ मार देता है, तुम तो सर्कस में काम करते हो। ये सब देखकर पेनीवाइज बहुत कंफ्यूज होता है कि बहन चोद मैं खुद लोगों के दिमाग से खेलता हूँ और अब मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। उधर वो बच्चे चाकू को उस पेड़ तक ले जा रहे थे। रास्ते में ही व्हील का दिमाग घूम जाता है और वो दूसरी तरफ भागने लगता है। ये सब कुछ उस चाकू की वजह से हो रहा था। तो वो तीनों किसी तरह व्हील को पकड़कर उसे वापस ले जाने लगते हैं। व्हील खुद भी उस पेड़ तक जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर उसके कंट्रोल में नहीं थे। उधर जनरल पेनीवाइज तक आ जाता है और ये समझ जाता है कि इसे इस तरह फ्रीज तो सिर्फ हेलोरन कर सकता है। तो अब इसके पंटर उस वैन तक आ जाते हैं और हेलोरन को जगाने लगते हैं। उधर पेनीवाइज भी ये समझ जाता है कि ये सारा माइंड गेम तो हेलोरन का है और हेलोरन के जागते ही पेनीवाइज भी होश में आ जाता है। तो इसके सामने एक जनरल खड़ा था। जनरल कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, लेकिन पेनीवाइज जनरल की खुशबू से समझ जाता है कि यह तो वही बच्चा है जिसे इसने एक जंगल में डराया था। ये सुनकर जनरल इससे माँ बहन की गाली देता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो पेनीवाइज उसे मारकर अपने डिनर का इंतजाम करता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर वो नाचते हुए बच्चों की तरफ भागने लगता है। वो पूरी तरह हेलोरन और बाकी सबको चिढ़ा रहा था कि वो उन बच्चों को मारकर इस टाउन से बाहर चला जाएगा। खौफनाक डकैत। तो हेलोरन और बाकी सब उन आर्मी वाले से भिड़ जाते हैं और उनसे वेपन छीन लेते हैं। लिरोय पेनीवाइज को एक हेडशॉट मार देता है, जिससे पेनीवाइज का सर उड़ जाता है, मगर मरा अभी भी नहीं। वाह क्या गांडू है। हाँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, जिससे बच्चों को और ज्यादा टाइम मिल सकता है। पेनीवाइज लिरोय को भी अपना बड़ा मुंह दिखाकर बेहोश कर देता है। उधर बच्चे उस चाकू को गाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे थे। तभी हेलोरन को रिच की आत्मा दिखाई देता है, जो पहले तो पेनीवाइज को मिडल फिंगर दिखाता है और फिर जाकर अपने दोस्तों की मदद करने लगता है उस चाकू को गाड़ने में। थोड़ा ज्यादा हो गया। पेनीवाइज एक चमगादड़ का रूप लेकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बच्चे उस चाकू को गाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे पेनीवाइज तड़पने लगता है और फिर गायब हो जाता है। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? चारों को भी ये एहसास होता है कि उस चाकू पर 4 हाथ नहीं बल्कि 5 हाथ थे। तो इसका मतलब रिच आया था मीन की मदद के लिए। अब रिच का फ्यूनरल होता है, जिसमें सभी रिच के लिए दुखी थे। और डेनियल का क्या, जो अभी ताज़ा मरा है, उसकी किसी को परवाह नहीं। सह लेंगे थोड़ा सा। खैर, फ्यूनरल में हेलोरन को रिच की आत्मा दिखाई देता है और रिच भी देख रहा था कि हेलोरन उसे देख सकता है। हेलोरन जाकर रिच के पेरेंट्स से कहता है कि रिच ने ही इनके कंधे पर अपना हाथ रखा है और रिच हमेशा ही इनके साथ रहेगा। ये सुनकर रिच के पेरेंट्स खुश होते हैं और इमोशनल भी। लिली अपने फादर की खबर पर उनसे मिलने जाती है, क्योंकि अभी तक वो अपने फादर से मिलने नहीं गई। फिर ये सब जाकर अपने अड्डे पर जूस पार्टी करते हैं। मार्च लिली को बताती है कि पेनीवाइज ने इसे कहा था कि इसका बेटा आगे जाकर अपने दोस्तों के साथ पेनीवाइज को परेशान करेगा, क्योंकि पेनीवाइज के लिए टाइम अलग तरह से चलता है। वो पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकता है। तो हो सकता है कि पेनीवाइज पास्ट में जाकर हमारे ही पेरेंट्स को मार दे, ताकि हम ही पैदा ना हो और हमारे बच्चे भी। ये सुनकर तो लिली भी परेशान हो जाती है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। दूसरी तरफ लिरोय अपनी फैमिली के साथ डेरे टाउन को छोड़कर जाने वाला था। तो हेलोरन आकर इससे गुड बाय बोलता है और कहता है कि वो जड़ी बूटी को खाने के बाद इसका दिमाग अब रिलैक्स हो गया है और अब इसे बहुत कम दिखाई देते हैं। रोज भी वहाँ आती है। वो लिरोय और उसकी बीवी
लीयू को अपना ग्रुप ज्वाइन करने को बोलती है ताकि वो सब मिलकर उन पिलर्स का ख्याल रखे। लेकिन लेरॉय अब उस टाउन में रहना नहीं चाहता था, इसने आर्मी भी छोड़ दी थी क्योंकि उसे आर्मी पर एतबार नहीं था। अब वो मजदूरी करेगा। विल वहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर इसकी क्रश थी, तो रूनी इसे एक चुम्मी देकर अलविदा बोल देती है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। लेकिन गाड़ी में बैठते ही लेरॉय और उसकी बीवी का डिसीजन बदल जाता है और वो डेरी टाउन में ही रहने का फैसला करते हैं, जिससे विल के तो मजे होंगे। इनग्रेड को एक अजाइलम में दाखिल किया जाता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से एडी/पागल हो गई थी। अब हम 26 साल बाद का सीन देखते हैं जब इनग्रेड बुरी हो गई थी। उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो इनग्रेड देखने जाती है। वो लड़की बेवरली थी, वही जो 8 मूवीज में थी। वो अपने मदर के डेथ पर रो रही थी और उसकी माँ ने सुसाइड किया था। इनग्रेड बेवरली से कहती है कि दुखी मत हो, डेयरी में जो भी मरता है वो सच में नहीं मरता बल्कि जिंदा होता है। खाओ माँ कसम। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।